हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी वीडियोस में मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन भी पढ़ लिया, मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन भी पढ़ लिया, और आज हमने इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। देखा जाए तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को काफ़ी लोग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानते और ये वाला टॉपिक स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए उसके फिजिकल नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी उसकी आगे केमिकल रिएक्शन भी इजीली समझ में आती है। तो एग्जाम में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी आपका फायदा ही फायदा है। और दूसरी बात, अगर आप इनके फिजिकल नेचर को जानते हो, यानी कि स्टेट को, कलर को, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, स्टेबिलिटी को, तो उसके अकॉर्डिंग आप केमिकल रिएक्शंस को इजीली समझ सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि आपके हैलोल्केन्स हैं और हैलोरिन्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कैसे वेरी करता है, जैसे इनके स्टेट, कलर, ये सब कैसे होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, स्टेट। हम बात करेंगे कि हैलोल्केन्स जो होते हैं या ठीक है या हैलोरिन्स होते हैं, उनकी स्टेट कैसी होती है। तो अब देखोगे जो लोअर हैलोल्केन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, लोअर हैलोल्केन्स, यानी कि जैसे कि आप ले लीजिए, पहले मैं हैलोल्केन की बात करती हूँ, फिर हैलोरीन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम हैलोरीन का बना लेंगे, ठीक है। अब लोअर हैलोल्केन्स, हैलोल्केन में भी लोअर, यानी कि जैसे मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया या मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये सारे लोअर हैलोल्केन्स, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास क्या होता है, मैं एक ही पॉइंट लिख रही हूँ, इनका जो मोलिकुलर मास भाई क्या होता है, कम होता है। तो लो मोलिकुलर मास होने की वजह से, अब आपको मैं बता दूं, अब 11वीं क्लास में सॉलिड स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड और गैस वाला चैप्टर होता है ना, सॉलिड स्टेट में, हाँ, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां से हम ये चीज सीखते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर लगने वाली जो वंडर वॉल फोर्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, मोलिकुलर मास पर डिपेंड करती है। तो इनका मोलिकुलर मास क्या होता है, देखा जाए तो कम होता है। तो कम मोलिकुलर मास होने की वजह से इनमें लगने वाली वंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होती हैं, कम होती हैं, जिसकी वजह से यानी कि आप ये कह सकते हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रही हैं, वो भी क्या होती हैं, कम। इसलिए ये गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कैसी स्टेट में, गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप हायर हैलोल्केन्स लेते हो, ठीक है, जैसे कि जैसे होमोलोगेसिटी इनकी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे, हायर हैलोल्केन्स की बात करोगे तो मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली आपका जो हैलोल्केन्स है उनकी स्टेट गैसेस से कैसे चेंज हो जाएगी, सॉलिड या लिक्विड में। तो जो हायर हैलोल्केन्स है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड एंड सॉलिड लिख लीजिए। कुछ हैलोल्केन्स लिक्विड में आएंगे, कुछ आएंगे सॉलिड में। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे ना, पहले गैसेस फिर लिक्विड, जब मान लो 10-12 तक, फिर उसके बाद आ जाएगा सॉलिड तक, ठीक है। आगे आने वाले हायर कार्बन क्या हो जाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के लिए सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपको समझ में, ये हायर हैलोल्केन्स के लिए हो गया, ठीक है। और ये हो गया लोअर हैलोल्केन्स के लिए। तो ये है हमारी स्टेट, ये जनरली गैस स्टेट में होते हैं। अब बात करें हैलोअरीन्स की, तो स्टूडेंट जो हैलोअरीन्स होते हैं, हमारे हैलोअरीन्स जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं, ये सारे क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी कि बेंजीन रिंग होती है ना, ये मान लो मैंने ब्रोमोबेंजीन लिख दिया, इनमें बेंजीन रिंग होती है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस लगा लीजिए ज्यादा होंगी। इस वजह से इसके अंदर ये या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड या फिर सॉलिड, यानी कि गैस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात हमने बात करी स्टेट की। जो लोअर हैलोल्केन्स होते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो संख्या है वो कम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनका मोलिकुलर मास भी कम होता है। मोलिकुलर मास कम होता है तो वंडरवॉल फोर्सेस कम होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस कम होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बोल सकते हो कम होती हैं। तो यानी कि इनके अंदर देखिए, अब मान लो अब ये मैंने मतलब कि इनके अंदर लगने वाली
फोर्सेज ही कम है तो यानी कि ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जब दूर दूर एक ही कंटेनर के अंदर मान लो मॉलिक्यूल दूर दूर पड़ गया तो कौन से स्टेट में आ जाएंगे, गैसेस स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली इंटरमोल फोर्सेज क्या है, कम है। ध्यान दीजिए इंटर एटॉमिक फोर्सेज नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ले लेते हो, एक ये वाला ले लेते हो, तो इसमें लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी इंटरमोल फोर्सेज कम है, इसलिए काफी डिस्टेंस पे रहेंगे, इसलिए गैस स्टेट में होंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और इंटरमोल फोर्सेज बढ़ जाएंगी ओवरऑल, तो हायर एल्केन्स है तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और हायर वाले में बहुत ज्यादा कार्बन एटम ले लोगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हेलो रिंग्स है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी हेलोल्केन्स और हेलोअरीन्स की, दोनों की मैंने कंपेयर करके आपको बता दी दोनों के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, कलर। अब आप देखोगे जितने भी हमारे हेलोजेन्स होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स, अगर ये प्योर स्टेट में देखोगे, अल्काइल हैलाइड्स की मैं बात कर रही हूँ, अल्काइल हैलाइड्स प्योर स्टेट में क्या होते हैं, कलरलेस। प्योर स्टेट में कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्योर स्टेट में कलरलेस है, लेकिन जो आपका अल्काइल ब्रोमाइड है या अल्काइल आयोडाइड है, ये जो है अल्काइल ब्रोमाइड, ये जनरली लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अल्काइल आयोडाइड, ये लाइट की प्रेजेंस में कलर अपीयर पे हो जाता है, यानी कि कलर इनपे आ जाता है। ठीक है, ये कलर बन जाते हैं। जनरली प्योर स्टेट में क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्मेल की। जितने भी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स है, वोलेटाइल यानी कि वो अल्काइल हैलाइड्स या वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर सभी में होता है। जो वोलेटाइल यानी कि जिनके वेपर्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो इजीली गैसेस स्टेट में जा सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं, वो हेलोजन, उनकी जो स्मेल होती है स्वीट स्मेल होती है। ठीक है स्टूडेंट, जनरली इनके साथ होता है। और इन दोनों के लिए मैं एग्जांपल दूंगी, एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ये वाला CH2 डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो जो मीथेन है, ठीक है, ये वोलेटाइल होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड स्टेट में होता है और कलरलेस होता है। तो मैंने स्टेट भी बता दी इसकी, ये क्योंकि ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, और वोलेटाइल है और लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके हेलोल्केन्स के लिए। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स अब जो हेलोल्केन्स है, ये देखिए, जैसे मैंने कोई भी हेलोल्केन लिख लिया, RX ले लीजिए, ठीक है, इसको आप कंपेयर करोगे सिंपल हाइड्रोकार्बन से, किसी भी RH मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसके अंदर मान लो कार्बन और हाइड्रोजन रखूंगा, ये मैंने मीथेन लिख लिया, ये भी। तो इसके अंदर देखिए हम कंपेयर करेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या इनका, और देखेंगे अगर इसका ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, सारा कुछ जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नियर अबाउट सेम होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इनका जो नेचर है वो एक तरह से नॉन पोलर नेचर में आ जाता है, यानी कि जो इनका बॉन्ड होता है नॉन पोलर में आ जाता है। वैसे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एक्जैक्टली नॉन पोलर होता है, लेकिन हाइड्रोजन की भी लगभग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है, तो इनका नेचर है बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल पोलर नेचर में नहीं आते, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव तरह का चार्ज अपीयर नहीं होता एज कंपेयर टू अगर बात करें इनकी, क्योंकि हेलोजन एटम आप जानते हो ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से हेलोजन क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से इसकी पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा। यानी कि अगर बात करें, मान लो अब हेलोकेन का कोई कंपाउंड लेके चलते हैं, मान लो इसके दो मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि पोलैरिटी होगी, डाइपोल्स बन गए इसमें। तो पोलैरिटी होने की वजह से इसके अंदर फोर्सेस लगेंगे, हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। एक तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगती हैं इनके अंदर, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा है जब आप किसी भी मीथेन यानी R वाले
अल्काइल अल्केन में से या फिर हेलो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके साथ कोई भी हेलोजन कंपाउंड लगा देते हो, तो भाई इसका मास हमेशा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही होता है ना। तो यानी कि ओवरऑल इसका मास ज़्यादा होने की वजह से मोलिकुलर मास पूरे मोलिकुल का बढ़ जाएगा। अगर पूरे मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, हमारे वंडरवाल फोर्सेस वो डिपेंड करती हैं बिल्कुल मोलिकुलर मास पर। जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा ना उतना ज़्यादा आपकी वंडरवाल फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्सेज बढ़ जाती हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगते हैं, यानी कि ओवरऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इनके अंदर हैलोल्केन्स के अंदर एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती हैं, ज़्यादा। ध्यान से सुनिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, हाइड्रोकार्बन्स को और हैलोल्केन्स को, ठीक है, या फिर हैलोजन कंपाउंड्स को, अल्काइल हैलाइड्स को, तो इसके अंदर आप देखोगे जो मेनली हैलोजन एटम है, एक तो इनका जो बॉन्ड है पोलर नेचर का होता है, इस वजह से इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। दूसरी बात, इनके अंदर वंडरवाल फोर्सेज ज़्यादा है क्योंकि हैलोजन एटम है, एक है हाइड्रोजन एटम। हैलोजन का मोलिकुलर मास हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही है, इस वजह से मोलिकुलर का पूरे मोलिकुल का मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। ओवरऑल मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से वंडरवाल फोर्सेज बढ़ जाएगी, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ जाएगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा है, दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ रही है, ये वाले भी और ये वाले भी, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, हमारे हैलोल्केन्स का, अल्काइल हैलाइड्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो जो हैलोल्केन्स हैं या अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से। और हाँ, ये अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेरेबल मास के अकॉर्डिंग लेना, कंपेयर यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के, यानी कि इसमें एक कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग एक कार्बन होना चाहिए, तभी ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। कंपेरेबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेकर आप इनको जज कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वंडरवाल फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट अगर आप नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ा देते हो तो कैसे होता है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात आप कर रहे थे, तो अब बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या आ जाएगा, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हैलोल्केन्स की बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रही थी, और दूसरा कौन सी लग रही थी, वंडरवाल फोर्सेस, यानी कि वंडरवाल फोर्सेस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो डाइपोल डाइपोल का तो फर्क पड़ेगा, इंटरमोलिकुलर का फोर्सेस का फर्क पड़ रहा है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर वंडरवाल का भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो वंडरवाल जो फोर्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, मोलिकुलर मास पर। तो आप ये वाला रिलेशन लर्न कर सकते हो कि एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, मोलिकुलर मास बढ़ाओगे तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, वंडरवाल फोर्सेस से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप बात करें, अगर आप सेम अल्काइल ग्रुप लेके चलते हो, यानी कि मान लो मैंने अल्काइल ग्रुप के लिए एक कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम लिए, लेकिन अपन ने ये देखो मैंने पांचों को लिख के दिखा रखा है जिसके अंदर सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, लेकिन जो आपका हेलोजन है जो रिप्लेस कर रहा है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर कोई हेलोजन रिप्लेस नहीं था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 111 आया था। और देखो जैसे ही मैंने एक एच को हटा के फ्लोरीन डाला तो ये टोटल फोर्सेज बढ़ने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 195 के आसपास हो गया, ठीक है। और जो CH3Cl है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन बढ़ा, क्लोरीन बढ़ा तो क्लोरीन बढ़ने से मोलिकुलर मास बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेगी तो 249 हो जाएगा। ये सारे बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताए हैं। फिर Br क्लोरीन से भी बड़ा है, 277 हो जाएगा, और आयोडीन है तो वो 315 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप अगर सेम कार्बन की संख्या सेम लेते हो और अगर हेलोजन एटम को रिप्लेस कर देते हो, जितने बड़े साइज का हेलोजन एटम लेते हो ना, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कार्बन की संख्या चेंज की थी, नहीं की थी, अब इसके अंदर मैं कार्बन की संख्या चेंज करती हूँ, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेंज करती हूँ, और हेलोजन एटम को अगर मैं सेम रखती हूँ तो भी क्या होता है, 4 सेम हेलोजन एटम, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रही हूँ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो भी ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों को आप देख सकते हो। अगर अल्काइल ग्रुप सेम रखते हो, हेलोजन का रिप्लेस कर देते हो, और अगर आप हेलोजन एटम सेम रखते हो और अल्काइल ग्रुप को बढ़ा देते हो, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा देते हो, तो दोनों केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे आगे ब्रांचिंग की, कि ब्रांचिंग का क्या असर होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हो गया,
ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होता है, यानी कि मान लीजिए मैंने ना एक ही मॉलिक्यूल की क्या बना लिया, आइसोमर्स बना लिए। तो जो आइसोमर बनाने पर यानी कि उसकी स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा। बात करते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ कैसे वैरी होता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग का मतलब है आप जब आइसोमर्स की फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जब स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अगर देखिए जब आप ब्रांचिंग कर देते हो ना, तो स्फेरिकल शेप आ जाती है उसकी। कौन सी शेप आ जाती है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, स्फेरिकल शेप आ जाती है। तो स्फेरिकल शेप आने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल ज्योमेट्री क्या कहती है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, जो सरफेस एरिया अगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे साथ साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी वाली, वंडरवॉल फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस भी आप लिख सकते हो। वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर यानी कि ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस कम हुई, और वंडरवॉल फोर्सेस कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। इसलिए आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के। अगर आप ब्रांचिंग कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, ये ले लीजिए, और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर Cl ले लीजिए। ठीक है, ये ब्रांचिंग कर दी मैंने। और अगर आप यहाँ ले लेते हो CH3 CH3 और Cl, इस तरह से ले लेते हो। अब जैसे जैसे आप इन तीनों कंपाउंड को कंपेयर करोगे ना, तो देखना इसके अंदर जो सरफेस एरिया इसका सबसे कम आएगा। सरफेस एरिया कम आएगा तो आपका इंटरमोलिकुलर यानी वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी। वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस ब्रांचिंग के साथ साथ आपका मोलिकुलर जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा है स्ट्रेट चेन। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर एक CH4 लगा लीजिए, CH3 सॉरी। ठीक है, अब मैं ये स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 351 आएगा। ठीक है, अगर मैंने इसी का ब्रांच बना दी, क्लोरीन को यहाँ से हटाकर स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग फॉर्म में लगा दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 341 आया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, अगर आप इस तरह से ब्रांच बना देते हो, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 342। और ये देखिए, ये टर्शियरी कार्बन के फॉर्म में बना दिया तो बॉइलिंग पॉइंट आया 324। यानी कि देखो इतना फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज कर देते हो, यानी कि मान लीजिए CH3Cl है, और फिर मैं ले लूँ CH2Cl2, और फिर ले लूँ CHCl3 और CCl4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ रहे हैं। यानी कि अब हेलोजन एटम का एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, मैंने भी आपको बताया मोलिकुलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर आप ये वाला ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट डाउन होगा, क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि क्लोरीन का मोलिकुलर मास 4 क्लोरीन लगेंगे, तो 4 का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, इसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर आप ऐसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने ऑर्डर बताया कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, हेलोरीन्स की बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोरीन्स आर सेम एज दैट ऑफ हेलोल्केन फॉर द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप सेम लेके चलते हो ना, तो हेलोल्केन और हेलोरीन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या आता है, सेम आता है। और मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, अगर मैं आइडोबेंजीन से लेके चलूँ, ठीक है, या ब्रोमोरिन्स, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आइडोरिन, ब्रोमोरिन्स, क्लोरोरिन्स, अगर मतलब हेलोजन एटम आप चेंज करते हो तो। ठीक है, और अगर आप बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप बात करते हो डाइक्लोरोबेंजीन का, तो ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन का सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, अगर डाइक्लोरोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो आप, तो वो लगभग क्या आता है, सेम। लेकिन अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मैं आपको ये बता रही थी, अगर आप डाइक्लोरोबेंजीन लेते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, लगभग सेम रहता है, लेकिन क्या चीज़ चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्यों करता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। अब आप आइसोमर से लीजिए डाइक्लोरोबेंजीन के लिए, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ लगा दी, कौन सा आइसोमर हो गया, ऑर्थो वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दी, मेटा पोजीशन होती है, और ये यहाँ लगा दिया, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप में उसके साथ वाले कार्बन पे भी कुछ नया या कुछ फंक्शनल ग्रुप लग जाए या सेम तरह का लग जाए तो ये ऑर्थो पोजीशन है। अगर एक को छोड़कर लग जाए तो मेटा पोजीशन है, अगर बिल्कुल अपोजिट में लग जाए तो ये पैरा पोजीशन। तीनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हो, कंपेयर करके देखते हो ऑर्थो, मेटा और पैरा का, तो आप देखोगे अब ये डिपेंड करता है इनकी स्टैकिंग पर। स्टैकिंग क्या होता है, यानी कि इनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट। देखो स्टूडेंट, मेल्ट करने का मतलब होता है पिघलाना, यानी कि ये पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने क्रिस्टल की फॉर्म में पड़े होते हैं और इनकी क्रिस्टल लैटिस में से हमें इन्हें मेल्ट करवाना होता है, यानी कि इनकी अरेंजमेंट को तोड़ना होता है। तो जितने ज़्यादा ये वेल डिफाइंड तरीके से सेटल्ड होंगे क्रिस्टल में उतना ज़्यादा मुश्किल इन्हें तोड़ना होगा। अब देखेंगे इन तीनों को कंपेयर करके, अगर आप इनकी स्टैकिंग करते हो, स्टैकिंग कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर सेट होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये स्टैकिंग होते रहेंगे। अब अगर आप देखेंगे, अगर ऑर्थो की बात करें, ऑर्थो वाला अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा इसी तरह का मॉलिक्यूल अगर आप सेट करोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, भले आप सेट कर दोगे इस तरह से, यहाँ पर एक और भी बना के देखिए, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट होते जाएंगे। लेकिन अगर आप इनकी पूरी सेटिंग देखोगे ना, तो आप देखोगे क्लोरीन, क्योंकि दो बड़े बड़े क्लोरीन एटम है, वो एक तरफ ही जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इनकी अरेंजमेंट भी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं मेटा की। इसके अंदर भी अरेंजमेंट, अगर आप इनकी स्टैकिंग बना के देखोगे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इनकी स्टैकिंग भी इतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी, इनकी अरेंजमेंट भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब बात करें हैं पैरा की यहाँ पर देखो, जितना क्लोरीन ऊपर एक एटम लगा हुआ है उतना ही नीचे। जब आप इनको स्टैकिंग करके देखोगे, एक ऊपर एक ऊपर ऐसे सेट करके देखोगे, जैसे आप चूड़ियां जोड़ते हैं ना, वैसे इमेजिन कीजिए कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसे सेट करके देखते हो ना, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो सिमेट्रिकल बनती है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी अरेंजमेंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो पाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो पाते हैं, यानी कि इनका क्रिस्टल लैटिस सबसे स्टेबल बनता है, तो उनको तोड़ना भी मुश्किल होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपको पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है कि अगर आइसोमेरिक हैलोरिंग्स लेते हो, ऑर्थो, मेटा, पैरा वाले आइसोमर्स को कंसीडर करते हो, तो किसका, कौन से अराइल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। डाइक्लोरोबेंजीन का केस ले लीजिए, तो अब आप देख सकते हो जिसकी अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टैकिंग, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टैकिंग की। तो स्टैकिंग यानी कि अपने आप को फिट करना क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो जितना ज़्यादा फिटिंग अच्छी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा अरेंजमेंट भी क्या होगी, अच्छी होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अच्छा, इसलिए ज़्यादा होगा ये। तो यानी कि ये जो पैरा वाला है इसकी अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छी होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो का। ये बिल्कुल ही एक तरफ बाहर चला जाएगा, ऐसे लगा लीजिए। इसमें होगी अरेंजमेंट लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, इसके अंदर भी एक तरफ बदल जाएगा, जो बहुत सारे आइटम्स का अरेंज करोगे, और इसके अंदर स्टैकिंग बेस्ट होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हो, ये पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट, हमारा डेंसिटी क्या होती है, घनापन, गाढ़ापन, यानी कि किस पे डिपेंड करते हैं, तो फॉर्मूला कहता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप अल्काइल हैलाइड्स या अराइल हैलाइड्स की डेंसिटी की बात करोगे, तो मैं आपको बता दूं, जो अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं, अल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड क्लोराइड, ये वाले जो होते हैं ये वाटर से लेस डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, ठीक है। और बात करें आयोडाइड और ब्रोमाइड की, अल्काइल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, ज़्यादा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात है, इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होगी, कम होगी। और आयोडाइड्स हैं अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड, आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड, इन दोनों की डेंसिटी हैवियर होती है यहाँ पे वाटर से, इनकी डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप बात करें इन चारों में से, CH मान लो RI, RBr, RCl और RF, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, बड़ा एटम कौन सा है, I, तो इसका मास क्या होगा, मोलिकुलर मास ज़्यादा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसकी डेंसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। और यानी कि इन चारों में से अल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अगर मिथाइल की लेते हो तो मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं, अगर आप ये अल्काइल ग्रुप की चेन को बढ़ा देते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने पहले मिथाइल ले लिया, आयोडीन के केस में ले लीजिए, फिर आपने इथाइल ले लिया, फिर आपने प्रोपाइल ले लिया,
ठीक है, CH3 CH2 CH2 इस तरह से जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाओगे ना तो आप देखोगे सेम हाइड्रोजन आइटम के केस में डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर मैं हाइड्रोजन आइटम की बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर हाइड्रोजन एटम चेंज करते हो तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा आएगी, अगर अल्काइल ग्रुप चेंज करोगे तो भी आपकी डेंसिटी जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात बता रही थी मेरे को अराइल हैलाइड्स की, जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर से ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी डेंसिटी वाटर से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इन दोनों की कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है और अराइल हैलाइड्स की सबसे ज़्यादा होती है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं यानी कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, अगर आप हाइड्रोजन आइटम बढ़ा देते हो, हाइड्रोजन आइटम चेंज कर देते हो तो अब बढ़ेगी। और हाँ, हाइड्रोजन आइटम की संख्या बढ़ा देते हो, मान लो एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पर 2 Cl2 लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर वैसे वैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन कम करते जाइए, ये सेम आर नहीं है, इसमें 3 H लगे हुए थे, इसके अंदर 2 H हो जाएंगे, इसके अंदर 1 H हो जाएगा और इसके अंदर H होगा ही नहीं, यानी कि 0 होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे और Cl जुड़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम चेंज करते जाओगे तो भी आपकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये था आपका डेंसिटी का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सोलेबिलिटी। और सोलेबिलिटी क्या होता है, यानी कि किसी चीज का दूसरी चीज में घुलने की क्षमता। ठीक है, उसके अंदर सोलेबल होने की पावर। तो अब आप सोलेबिलिटी की बात करोगे अल्काइल हैलाइड्स की, तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। ये हो गया RX, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखोगे, मैंने आपको बताया था इसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या कहते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और वाटर में सोलेबिलिटी की चेक करते हैं हम कि वाटर के अंदर सोलेबल है या नहीं है। तो अगर ये अल्काइल हैलाइड्स वाटर में सोलेबल है या नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसका नेचर पोलर है और वाटर भी हम जानते हैं कैसा है, पोलर है। और केमिस्ट्री का रूल अगर फॉलो करें तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जैसे कि हम अपने लाइफ में भी देखें, नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हम उसे अपना फ्रेंड बनाते हैं जिसके जो गुण हैं थोड़े बहुत हमसे मिल रहे होते हैं, है ना। वैसे ही केमिस्ट्री भी रूल फॉलो करती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये देखें तो आपका अल्काइल हैलाइड है, इट मस्ट बी सोलेबल इन वाटर, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है, पोलर नेचर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या एक्सेप्शन आ जाती है, आपका अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो इनसोलेबल होते हैं, बहुत कम सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये होता है इनके वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अल्काइल हैलाइड की बात कीजिए, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात कीजिए तो वाटर मॉलिक्यूल में आप जानते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं कुछ इस तरह से, जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और अगर हमें पानी के अंदर इन अल्काइल हैलाइड्स को सोलेबल करवाना है तो सबसे पहले ये बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बॉन्डिंग टूटेगी और ये इसके अंदर जब घुलेंगे तो इनके अंदर जो नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे उनके अंदर तब कितनी एनर्जी निकलेगी, ये सारा कंसिडर करना पड़ेगा। इस बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, ये वाली बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, और ये वाले मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड, नया जो बॉन्ड बनता है उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको जो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी, उसको अगर कंपेयर करें तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ये नहीं चाहेगा कि 2 वाटर मॉलिक्यूल अपना अपना बॉन्ड तोड़ दे और उसके अंदर हाइड्रोजन एटम आपका अल्काइल हैलाइड सोलेबल हो जाए। तो इन दोनों बॉन्ड को तोड़कर इन दोनों में जो बनने वाला नया बॉन्ड है उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसके कंपैरिजन में, इसलिए ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, टूटना पसंद नहीं करेगा। और वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड्स है सोलेबल नहीं होंगे। तो एक एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं तो अगर आपके अल्काइल हैलाइड्स वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है तो किसके अंदर सोलेबल है, ऑब्वियसली ये पोलर होने के बावजूद वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है तो किसके अंदर सोलेबल हो गया, नॉन पोलर और सॉल्वेंट्स, जैसे कि हो गया CCl2 हो गया, बेंजीन हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। ये पोलर होने के बावजूद नॉन पोलर के अंदर सोलेबल है, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इनके बॉन्ड को जो वंडरवॉल फोर्सेस है, ये वाला बॉन्ड नहीं, जो इनके वंडरवॉल फोर्सेस लग रही हैं, इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल इंटरेक्शंस हैं जो भी इनको तोड़ने के लिए, और इनके मॉलिक्यूल के वंडरवॉल फोर्सेस को तोड़कर जो इन दोनों में वंडरवॉल फोर्सेस या नई फोर्सेस अराइज होंगी उनको बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि कंपेरेबल इनका कंपेरेबली एनर्जी का रीअरेंजमेंट सेटअप हो जाता है। तो
तो यानी कि ये इसके अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्युबिलिटी का कि अल्काइल हैलाइड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि जब आप एनर्जी की बात करते हो तो इनके जो नए बॉन्ड अराइज होंगे उनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी और जो इनके पहले वाले बॉन्ड्स को तोड़ना है उनको जो उनकी वैल्यू है कंपेरेबल है, वो इजीली सेटअप हो जाएगा, दोनों की रेंज में अरेंजमेंट हो जाएगी, तो ये अपने आप को इसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया सॉल्युबिलिटी का फैक्टर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी का, कि आपके अल्काइल हैलाइड्स कौन से कितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी के बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो जो स्टेबिलिटी है, यानी कि स्टेबिलिटी कौन सी होती है, यानी कि जिसकी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी हो जाएगा। जो कौन से अल्काइल हैलाइड्स जितने स्टेबल होंगे नहीं होंगे, इसको अब देखते हैं। जैसे CH3F लिख लिया मैंने, CH3 Cl लिख लिया, मिथाइल वाला ग्रुप लिख लिया, ठीक है, Br लिख लिया और CH3I लिख लिया। ठीक है, अब आप खुद देखिए कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर। सबसे आप पहले देखोगे बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एटम पर। वही फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, कम होगी, उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे तोड़ना मुश्किल, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर होगा आपका क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है CH3Br, साइज बढ़ जाएगा, और ठीक है थोड़ी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, और थोड़ा सा बॉन्ड इसके कंपैरिजन में वीक हो जाएगा, उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप आयोडीन की बात करें, इस तरह से चलते जाएं, तो जो आयोडीन वाला बॉन्ड है ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है इन सभी में, वीकेस्ट यानी कि इसे तोड़ना बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसे तो अगर आप लाइट करोगे तो स्लोली डिकम्पोज हो जाएगा, और जो ये वाला कंपाउंड है पर्पल ब्राउन पर्पल कलर आपका अपीयर होने भी लग जाएगा, यानी कि इसका डिकम्पोजिशन आसान है इसका कंपैरिजन में, क्योंकि बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, इजीली रिएक्ट कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही कम रिएक्टिव होगा, और जो जितना ज़्यादा कम स्टेबल है, यानी कि जो बिल्कुल कम स्टेबल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी देखें तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी मिथाइल आयोडाइड की, फिर मिथाइल ब्रोमाइड की, फिर मिथाइल क्लोराइड की और मिथाइल फ्लोराइड की। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टेबिलिटी। उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप बात करते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन की, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की, सॉरी डाइपोल इंट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, डाइपोल मूवमेंट की बात कर सकती हूँ आपको। तो डाइपोल मूवमेंट आप जानते हो, सॉरी डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये अपने CH बॉन्ड का नेचर किया था, वहाँ भी अच्छे से बताया था। अब बात करें डाइपोल मूवमेंट, वो क्या होता है, जो न्यू से डिनोट करते हैं वो डिपेंड करता है क्यू मल्टीप्लाई डी पर। डी होता है डिस्टेंस, क्या होता है आपका चार्ज। ठीक है, जैसे दो जो बॉन्ड बना हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, ये वाला चार्ज, और डी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डाइपोल मूवमेंट टाइम ये जो न्यू होता है किस पे डिपेंड करता है, क्यू इंटू डी पर, और मेनली किस पे डिपेंड करता है क्यू पर। और जो क्यू है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्यू डिपेंड करेगा तो म्यू भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर जाएगा, यानी कि जो आपका हेलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट उसका होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन वाले का। ठीक है, अगर आप फ्लोरीन को अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करते हो तो यानी कि एक्सेप्शन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए इसकी, फिर होना चाहिए, अगर आप मिथाइल वाला ग्रुप ले लेते हो क्लोरीन वाला, फिर Br और फिर आ जाएगा CH3Re। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए इसका, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये है एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट करते हो इससे। ठीक है, लेकिन अब आप बात करते हैं एक्सपेक्शन की, एक्सेप्शन क्या आ जाती है उल्टा, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है CH3F से, फिर आएगा CH3Br और फिर आएगा CH3I। अब आप हो गया ऐसा क्यों, इन दोनों के केस में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऑर्डर रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखो डी भी तो है, वैसे डी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप बात करें CH3 इधर देखिए F की, तो ये ज़्यादा बॉन्ड बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, जो मैंने आपको बताया था।
बॉन्ड लेंथ जो छोटी यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम, इतनी कम हो जाती है कि ओवरऑल डी डोमिनेट करता है क्यू को, और डाइपोल मोमेंट होना किसका ज्यादा चाहिए था, सी एस एफ का। क्यू हाँ भाई ज्यादा है लेकिन डी बहुत कम है, इसकी वजह से ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या जाती है, फ्लोरीन के केस में कम हो जाती है और क्लोरीन के केस में क्या जाती है, ज्यादा। यानी कि इन दोनों के केस में क्लोरीन वाले की जो डी है डोमिनेट कर देती है फ्लोरीन वाले की डी को, यानी कि बॉन्ड लेंथ डोमिनेट करती है क्लोरीन वाले की फ्लोरीन वाले को, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू क्लोरीन वाले की ज्यादा जाती है और फ्लोरीन वाले की कम। तो इसमें डी क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, इनके अंदर क्यों डोमिनेटिंग होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर वाला फैक्टर करता है। तो ओवरऑल ऑर्डर आपका एक्सेप्शन में ये वाला होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन में CH3Cl वाला ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से। तो स्टूडेंट्स ये था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को नोट करते हैं Q इंटू डी पे, और Q किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ये होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन आ जाती है। वो क्या आ जाती है, क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाले से ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से म्यू की वैल्यू क्या जाती है, ज़्यादा। और फ्लोरीन वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, जिस वजह से म्यू की वैल्यू क्या जाती है, कम हो जाती है। होने एक्सपेक्टेडली इसकी चाहिए थी। तो ये था डाइपोल मोमेंट का केस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी भी हो गया, डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब लास्ट आ गया इनफ्लेमेबिलिटी। ठीक है, इनफ्लेमेबल क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनफ्लेमेबल की बात करते हैं। ठीक है, इनफ्लेमेबिलिटी यानी कि अब हम देखें हमारे अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, ठीक है, या हैलोजन जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, ये कितने इनफ्लेमेबल हैं, यानी कि कितनी फ्लेम देना, जलना, आग में जलना। ठीक है, यानी कि आग अगर इनको जलाया जाए तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं। ठीक है, तो इस इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है, इनफ्लेमेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनफ्लेमेबिलिटी का अगर देखा जाए तो जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं, हैलोकेन्स हैं, आपके कंपैरेटिवली हाइड्रोकार्बन के कम इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन ज़्यादा जल्दी आग पकड़ेंगे एज कम्पेयर टू इनके, ये बहुत कम आग पकड़ते हैं। तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी जो आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है उनसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स आर लेस इनफ्लेमेबल, less inflammable as compared to alkyl हाइड्रोकार्बन्स, corresponding हाइड्रोकार्बन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर कंपेयर करना है। तो इसी का एक आप हाइड्रो उठाते हैं, और मुझे पता है कि ये तो मीथेन ले लिया, एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एक CH2Cl2, उसका मैं कोई तो देखो ये ले लिया CHCl3, ठीक है, और एक ले लीजिए CCl4। इन सभी में नंबर ऑफ हैलोजन एटम मैंने बढ़ा के देखे। तो जैसे जैसे हैलोजन एटम का कंटेंट बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इनफ्लेमेबिलिटी और डिक्रीज होती जाएगी, और ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि ये मतलब आग पकड़ना तो क्या, आग पकड़ने वाली चीज़ों को आग बुझाने में इसका फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है एज अ पायरीन। पायरीन नाम का मॉलिक्यूल आपने सुना होगा, एक बार क्या होता है लैब में आग पकड़ लेते हैं कंपाउंड्स का इसी तरीके से, मान लो क्या होता है सोडियम है, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ये लिथियम सोडियम स्टेबल नहीं होते, ये सोडियम है उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया और वो रिएक्ट कर गया, उसको आग लगी। तो उस तरह के कंपाउंड्स में वो मॉइस्चर यानी पानी के इफेक्टिव वजह से आग लगी है, तो वहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, आग बुझाने के लिए। तो इस तरह के कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। CCl4 एज अ पायरीन आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे पायरीन बोलते हैं। ठीक है, पायरीन यहाँ पर आएगा पायरीन, क्योंकि इसका मतलब है फायर और इसका मतलब है एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हम डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक कर रहे थे ना, तो डाइपोल मोमेंट के अंदर मैंने आपको हैलोरिन्स के बारे में बताना था, वो रह गया था, तो वो देखिए जो हैलोरिन्स है, ठीक है, मैंने मान लो ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो वाला हो गया, जैसे मैंने भी आपको ऑर्थो पेंटा वाला बताया था, इसी तरह से आप डाइपोल मोमेंट लेंगे, यहाँ पर पेंटा लगा दीजिए और इस तरह पर पैरा लगा दीजिए। तो आप ये देखोगे स्टूडेंट ऑर्थो पे यहाँ पर कितना एंगल बनता है, इन दोनों के दोनों क्लोरीन एटम का अगर आप एंगुलर पॉइंट देखोगे, अगर आप म्यू की वैल्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एंगल से निकालते हो, इन दोनों के बीच में 60 होता है, इन दोनों के क्लोरीन एटम के बिटवीन एंगल 120 होता है, और आप अगर इनका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे ना तो इनका निकलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑर्थो का होगा, ठीक है, फिर होगा मेटा का,
और पैरा का तो जीरो ही होगा। अब आप जानोगे, पूछोगे जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के डायपोल को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हाँ, स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो सिमेट्रिकल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है, तो बच्चा लगता है कि डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, ऑर्थो का आएगा, और फिर आएगा आपका मेटा का, और फिर आएगा पैरा का। ठीक है, पैरा का तो जीरो ही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोकेन एंड हैलोरिन्स। मैंने दोनों की बताने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है कि जैसे कि स्टेबिलिटी हो गया हैलोजन कंपाउंड्स की, अल्काइल हैलाइड्स की, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इन्फ्लेमेबिलिटी हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक एक करके बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ अगर डाउट हो तो भी आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।